Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं, बट साथ में आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये किस काम आते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ये किस काम आते हैं, नाम ही है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको हेल्प करते हैं जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? स्टार्ट करने से पहले आपको शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी आके सेशन ज्वाइन करें, साथ में कमेंट्स में आंसर करें, और कमेंट्स में आप ये भी बता दीजिए कि आप रेडी हैं और लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पैटर्न हमारा वैसे ही चलना है, वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे, देन शॉर्ट, देन लॉन्ग पे आएंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो बड़ा ही इजी है और मैं उम्मीद करती हूँ आप आंसर भी फटाफट से कर देंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हम बात करते हैं किसकी? भारत के संविधान की, जिसका सपना तो देखा ही था जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था। तब से ही जो लीडर्स से सपना देख रहे थे कि जब आज़ाद भारत होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी या इंडिपेंडेंट कंट्री होगी, स्वतंत्र भारत होगा, तो कैसा होगा। तब से ही वो सपने देखा करते थे। फिर बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके फादर कौन थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किन्हें कहा जाता है? फटाफट से बता दो। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजी तो है बट इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ये जनरल नॉलेज के लिए भी वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट से बता दो। आपके पास हम 5 सेकंड्स है। मैं 2 ऑप्शन देती हूँ, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, या AK अय्यर हैं। इन तीनों में से आप बताइए फटाफट से। ये वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, सेंटेंस में ही लिखना है, बट मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ कि भाई आंसर कौन है, क्या नाम है। कॉमेंट में बता दिया? चलो मैं उम्मीद करती हूँ बता दिया होगा। देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कहलाते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये पता होना चाहिए। हमारे संविधान की बात है, ठीक है, हमारे संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट में चलिए बढ़िया से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। When did the Indian National Congress make the demand for a constituent assembly? कब की बात है? कब की बात है? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या करा था? डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। याद है किसी ने, हमने ये भी दिखा था कि कोई थे, हम इमेज देख रहे थे, जो एड्रेस कर रहे थे किसको? असेंबली को पूरी। जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो सब तो ठीक है कि कौन थे कौन नहीं थे, बट स्टार्ट मतलब कब पहली बार ऐसा हुआ था? जब डिमांड करी गई थी किस बात को लेके? कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। किसने की थी ये डिमांड? किन से की थी ये डिमांड? ये जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर थे, ये जो लीडर्स थे, इन्होंने भाई जो ब्रिटिश थे, जो राज कर रहे थे अंग्रेज, तो उनसे करी थी मांग। क्योंकि भाई राज उनका था तो मांग तो करनी पड़ती। चल उनका सिक्का रहा था, कंट्री हमारी थी, बट उन्होंने हम ही को गुलाम बना रखा था। बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था, बट डिमांड करी थी। कब करी थी ये आपको याद है? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। क्या 1936 में करी थी, 1934 में करी थी, या 1935 में करी थी? बोलेंगे कि मैम ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर के साथ आ रहा है। नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिक जानकारी, मतलब हमने पढ़ा था इसलिए पता होना चाहिए। क्या लगता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है? फटाफट से कमेंट में मुझे बता दो। मुझे आंसर चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 1934 रहेगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? The Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. किसने करी थी डिमांड? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करी थी। जो लीडर्स थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब पहली बार डिमांड करी थी? 1934 में डिमांड करी थी। भूले तो नहीं? याद आ गया अच्छे से? किस किस का आंसर सही था? हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा कर दो फटाफट से कमेंट में। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या की थी? डिमांड की थी। ओके, डिमांड तो आपको याद ही होगी, आप लोग भी डिमांड करते होंगे अपने पेरेंट्स से। व्हाट आर द 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? 3 टियर्स कौन से? गवर्नमेंट टियर मतलब आंसू मत समझ लीजिएगा, लेवल। कौन से लेवल है बताओ फटाफट? बहुत इजी था, याद भी आना चाहिए, पता भी होना चाहिए। हमने कुछ 3 लेवल पढ़े थे। और ये लेवल की जरूरत क्यों होती है? ये लेवल की जरूरत इसलिए होती है कि कम से कम
अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट होगी तो सब अपने अकॉर्डिंग अपना एरिया या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। अगर एक ही लेवल होगा तो कब तक पूरे नेशन को संभालेगा, कि नेशन के लोकल जो है इश्यूज संभालेंगे या स्टेट लेवल के इश्यूज संभालेंगे या सेंटर के इशू भी संभालें, तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो क्या है, हमने 3 लेवल में जो है किसको, गवर्नमेंट को डिवाइड किया था। देखते हैं कौन सा लेवल है। द 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर, देखते हैं कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज है। कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अच्छा लग रहा है, इजी सा लग रहा है। अभी तो इजी लगेगा, क्यों, क्योंकि याद भी है और इट्स वेरी गुड। जिसने प्रिपरेशन की होती है उसको इजी ही लगता है, ठीक है। और जिसको नहीं भी लग रहा है तो धीरे धीरे आप भी प्रो बन जाएंगे, डोंट वरी। सो लाइक कर दीजिए फटाफट से और कमेंट करके बता दीजिए कि भाई 4th क्वेश्चन के रेडी हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। हम बात करते हैं सेक्युलरिटी की, सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं ना। सेक्युलर कंट्री है हमारा इंडिया, तो इससे आप क्या समझते हैं, फटाफट से बता दो। इससे क्या समझते हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। हमने देखा था सेक्युलर, हमसे क्या पूछा, स्टेट। हम बात करते हैं कि इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है, काफी रिलीजन, कास्ट, अलग अलग कास्ट रिलीजन के लोग यहाँ रहते कि नहीं रहते, हर कोई अपने अकॉर्डिंग जो जिनका जो रिलीजन है, कास्ट है, अपनी जो है रिचुअल्स या कस्टम्स या जो भी फेस्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, पूरी आज़ादी। वेयरएज अगर बात आ जाती है स्टेट की, अगर स्टेट की सरकार है, स्टेट है, क्या वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी हिंदू की है, तो क्या वो ये कहेगी कि नहीं हिंदू की चीजें होनी चाहिए, हिंदूज से रिलेटेड सारे काम हो हिंदूज पर ही फोकस करा जाएगा। इज दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता। तो क्या होता है, जब स्टेट खुद को इन्वॉल्व नहीं करता किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट करने में, तो वो क्या होता है, सेक्युलर स्टेट होता है। क्या होता है वो होता है सेक्युलर स्टेट। देखते हैं, अ सेक्युलर स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ये इसको हटा दो, एनी रिलीजन ऑफिशियली ऑन इट्स ओन, अपने खुद के इच्छा से, मतलब कभी भी कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजन को, किसी भी एक रिलीजन या कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं स्टेट की सरकार में मैं हेड हूँ, मैं सीएम हूँ और मैं प्रमोट कर रही हूँ कि हाँ हिंदू हो, या मैं अगर सिख हूँ तो मैं सिख का बोल रही हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ तो मैं बोलूँगी नहीं मुस्लिम लोगों से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, उन्हीं की होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, स्टेट खुद को इन्वॉल्व नहीं करती, उसी को बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। हाँ, आप जो जनता है वो अपने रिलीजन परफॉर्म करें, जो भी उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज है वो करें, बट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट खुद प्रमोट नहीं करेगी उसको। आया समझ में, तो ये क्या होता है, ये हमारा सेक्युलर स्टेट होता है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। Which neighboring country of India was under monarchy till 2006? कौन सा हमारा क्या है, पड़ोसी कंट्री, कौन सी हमारी पड़ोसी कंट्री है जो किसके अंडर थी, मोनार्की के अंदर। और मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र होता है, जिसमें राजा का राज चलता है, राजा की मर्जी चलती है, राजा के डिसीजंस चलते हैं, जनता का कोई रोल उसमें नहीं होता, ये मोनार्की है। वेयरएज डेमोक्रेसी पता है, जिसमें जनता का पूरा रोल होता है, जनता वोट देती है, जनता का पूरा अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। अब बात करें कौन सा पड़ोसी देश है जिसने 2006 में, जिसको क्या मिल गई थी, मोनार्की थी 2006 तक, 2006 के बाद वो डेमोक्रेटिक होने लग गई थी। कौन सी कंट्री थी वो, हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था हमने भूटान के बारे में पढ़ा था क्या, नहीं, हमने नेपाल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, हमने नेपाल कंट्री के बारे में पढ़ा था कि नेपाल क्या है, नेपाल तब मोनार्की थी, कब तक, 2006 तक। बट जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा उन्होंने मूवमेंट करे, स्ट्रगल करे, तब जाके उनके मूवमेंट और स्ट्रगल से क्या हुआ, उनको फाइनली निजात मिली, सॉल्यूशन मिला। बट बहुत कुछ उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसे आसानी से जीत नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और डिटर्मिन रहना पड़ता है, डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है। तो नेपाल वॉज अंडर मोनार्की टिल 2006, नेपाल थी मोनार्की के अंदर टिल 2006, 2006 तक, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए, When did the demand for a constituent assembly gain momentum? कब जो है जो डिमांड थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गेन हुई,
ये देखो इसको हटा दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेन मोमेंटम, ये एन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अपना मोमेंटम, मतलब कब बोलते हैं ना, जैसे हमने डिमांड तो कर दी है 1934 में, याद है हमने सॉल्व किया था अभी कि 1934 में फर्स्ट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी, बट धीरे धीरे गेन कब हुआ, मतलब होता है ना कि किसी ने कुछ डिमांड कर दी, अब धीरे धीरे बातें उछल रही हैं, बातें उठ उठ के आ रही हैं कि हाँ अब इसका सॉल्यूशन चाहिए, इन लोगों ने सही डिमांड की, होता है ना जैसे हमने कुछ डिमांड करी कि पॉकेट मनी बढ़ना चाहिए, अब ये तो हमने डिमांड कर दी, अब हमारे जो और भी भाई बहन कजन से वो कह रहे हैं हाँ बढ़नी तो चाहिए, बढ़नी तो चाहिए, तो धीरे धीरे बातें उठने लगती, तो जो दूसरी सरकार है, जैसे हमारे मम्मी पापा जो हमारे लिए कह लीजिए सरकार है, तो वो सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो समझेंगे हाँ ये बातें अब जो है उठ रही हैं, अब लोग इस पे ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा इस मैटर पे। तो इसी टाइप का कि भाई कब की बात है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उन्होंने गेन करा था, इसका मतलब मोमेंटम, कब इन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, मतलब कब इनकी बात जो है उठने लग गई थी, मैटर जो है अब ज्यादा तेज होने लग गया था, कब की बात है, हमने कुछ देखा था कुछ वर्ल्ड वॉर करके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, सेकंड था या थर्ड था, याद आ रहा है कौन से नंबर का था, फर्स्ट था या सेकंड या थर्ड, इस टाइप का हमने कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ देखते हैं। द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेन मोमेंटम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जो है असेंबली ने मोमेंटम गेन करा था, आया समझ में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, ठीक है। चलिए, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब कन्वेन हुई, बताओ फटाफट से, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप बोलोगे मैम तो सारे क्वेश्चन को इजी बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं नहीं इजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा 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 भरोसा है, आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया होगा, मेरा भरोसा मैं आप पे रख के ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। इसलिए मत समझना कि मैम को इजी लग रहा है तो हमें भी लगेगा, नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पे कि उन्होंने अच्छे से क्लासेस देखी हैं, और जिन्होंने नहीं देखी डोंट वरी, आप क्या करें, जो पुरानी पिछली क्लासेस है इस चैप्टर की जाएं देखें, देन आप यहाँ आएंगे ना जैसे ही, तो आपको इजी लगेगा, वही बोल रही हूँ मैं कि इजी है, ठीक है। तो आंसर कर दिया आप लोगों ने, आंसर देखते चलो, देखना किस किस का सही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कन्वेंट इन दिसंबर 1946, कब हुई, दिसंबर 1946, मतलब जब फाइनली 1934 में तो क्या हुआ, मैटर उठा, मतलब डिमांड की गई, देन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे मैटर उठते उठते कब फाइनली, जब बोलते हैं ना कि हमारी बातें मानी गई, जिस पर कि हाँ अब आप कर सकते हो 1946 में, बट अगर आपको याद हो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था इतनी जल्दी पूरा नहीं हुआ था, उसको लगभग 3 साल लगे थे, याद है किसी को, और मैंने कहा था 300 पीपल का ग्रुप लोग थे उसको बनाने में, ठीक है, इसीलिए तो हर चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया, तभी तो इतने लोग लगे, इतना वक्त लगा, ठीक है। चलिए 1946 में हुई थी। चलिए, When was the Constitution for Independent India drafted? कब है, कब जो कॉन्स्टिट्यूशन किसका, इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का संविधान ड्राफ्ट हुआ, कब ड्राफ्ट हुआ, चाहिए कब ड्राफ्ट हुआ, चलिए बताइए फटाफट से, किसको याद है, चलिए देखते हैं। The Constitution for Independent India was drafted between December 1946 to 1949, जैसे कि मैंने कहा कि एक साल या मतलब एक महीने या 10 दिन या 2-4-6 महीनों में नहीं हुआ, लगभग 3 साल लग गए, तो 6 से लेके 9 तो 3 साल, आप देख ही रहे, इतना आइडिया आपको लग ही रहा है कि इतना टाइम के बीच में क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आजाद भारत का क्या हुआ था, ड्राफ्ट हुआ था। आया समझ में कि नहीं आया, दिसंबर 1946 से लेके 1949 तक, ठीक है। चलिए, What role does Constitution play in a democracy? डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है, क्या लगता है आपको, क्या रोल प्ले करता है, कोई आइडिया किसी को, आइडिया क्या, इतना हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता, किसी के साथ गलत नहीं हो सकता, इवन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फैसले हैं, जो रूल्स है, वो हमें खुद के डिसीजन से भी बचाते हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। कोई अगर नेता जो अपनी अथॉरिटी का फायदा उठा रहा है तो वो भी नहीं उठा सकता, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ आ रहा है, ये तो मैंने आपको पूरा बताया है, अब देखते हैं आंसर, और आप लोगों ने क्या किया देखते हैं। In a democracy, ultimate power rests with the people who belong to diverse group and communities. ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप है। अब आप सोचोगे ना वन लाइनर आंसर कहाँ चले गए मैम, क्योंकि शॉर्ट आंसर, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पे इतना ज्यादा फोकस थी, मैं ये नहीं बता पाई कि शॉर्ट आंसर है, बट देख लो आपसे शॉर्ट आंसर स्टार्ट है, अब 3-3 4-4 लाइन के आपको मिलेंगे आंसर, अब भूल जाओ वो 1-2 लाइन के, 1-1.5 लाइन के, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमारा संविधान हमारे किसमें, डेमोक्रेसी में, हमारी जो प्रजातंत्र वाली कंट्री है, जो लोकतंत्र वाली कंट्री, जिसमें रोल पब्लिक का है, पब्लिक हीरो हीरोइन है, कह लीजिए आप भी हीरो हैं,
मैं भी हीरोइन हूँ, किसकी? अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री की। क्यों? क्योंकि मैं वोट दे सकती हूँ, मेरे पास अधिकार है, मैं अपने अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकती हूँ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की बात करें तो अल्टीमेट पावर किसके पास है भाई? अल्टीमेट पावर जो दे दी गई है, जो है ही अल्टीमेट पावर, पीपल who belong to diverse group and communities, लोगों के पास है। और क्या लिखा है? जो डाइवर्स ग्रुप से आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ग्रुप के, कि सिर्फ जो रिच हैं उन्हीं पे ध्यान दिया जाए, जो पुअर हैं वही दे सकते हैं वोट, या जो अच्छी हायर कास्ट के वो दे सकते हैं, जो माइनॉरिटी में है, जो लोअर कास्ट के वो नहीं दे सकते, या सिर्फ हिंदू धर्म के दे सकते हैं या मुस्लिम धर्म के वोट दे सकते हैं, या उन्हीं के पास रोल है। नहीं, हर कोई, इतना डाइवर्स है हमारा इंडिया कि हर जात पात या धर्म वाले लोग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, तो सबके पास पावर है। ठीक है, कोई किसी पर्टिकुलर हम उस पे नहीं जाएंगे ग्रुप पे, सबके पास। जो कैसा ग्रुप है हमारा? डाइवर्स, विविधताओं वाला ग्रुप है, काफी लोग रहते हैं। और कैसे रहते हैं? अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग जात पात के, अलग अलग धर्म के, इसीलिए कहा है डाइवर्स ग्रुप। तो क्या है? सबके पास पावर है। कंफ्यूज नहीं होना, आया समझ में? इसीलिए मैं इतने अच्छे समझा रही हूँ कि बिल्कुल दोबारा ऐसा नौबत ही नहीं आए कि भूलने की, एक बार में इतने अच्छे समझ में आ जाए, इसीलिए मैं इतना लंबा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, The constitution of a democratic country lays down the rules that guard against misuse of power, guarantee right to equality, and also make sure that the majority group does not use its power against the minority. जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप बोलेंगे मैम 4 लाइन आया समझ में? कुछ कुछ नहीं आया तो डोंट वरी, मैं तो पूरा रीड कर रही हूँ, आपको टुकड़ों में बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो कॉन्स्टिट्यूशन और क्या करता है? Constitution of a democratic country lays down the rules that guard against misuse of power. जैसे कि हमने कहा, अगर आपको याद है, हमने किसका एग्जाम्पल देखा था? एक क्लासरूम का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे एक मॉनिटर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा था, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके जो बेचारा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था, जबरदस्ती उसको फंसवा रहा था कि जैसी मैम आई तो क्या बोला कि मैम देखिए, जैसे आप क्लास से गई, मस्ती कर रहा था, शोर मचा रहा था, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था, और मैंने इसको बोला तो ये मेरी बात भी नहीं सुन रहा। तो टीचर ने उसको क्या पनिशमेंट दी थी कि अब तुम ये लिखोगे कि तुम अपने मॉनिटर के जो ऑर्डर्स को कभी डिसोबे नहीं करोगे। तो याद है आपको? तो क्या कर रहा था वो मॉनिटर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो क्या है, अगर जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी अगर अपनी पावर का क्या है गलत यूज करते हैं, है ना, कोई भी मिसयूज करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमें गार्ड देता है, हमारे सेफ गार्ड देता है, हमें बचाने की उसके पास सब रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं कि अगर कोई हमारा जो है, हमारे जो राइट्स है उसका खनन करता है, वायलेट करता है, या हमें तकलीफ देता है, हमारी सोच या हमारे उसको आहत करता है, तो क्या होगा? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन द रूल्स that guard against misuse of power, guarantee right to equality, राइट टू इक्वालिटी की भी गारंटी देता है कि हर कोई एक समान है, हर कोई एक समान है, कानून के सामने हर कोई एक समान है। यही नहीं देखा जाएगा कि मैं टीचर हूं तो मुझ पे ज्यादा ध्यान दे, आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप पे नहीं देंगे, नहीं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। औरत आदमी, बच्चे बूढ़े, रिच पुअर, पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे, अच्छे शहरों से या मतलब बेचारे गांव साइड से, कोई नहीं, सब एक बराबर है कानून के सामने। ठीक है, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट द मेजोरिटी ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द माइनॉरिटी। और किस बात के लिए भी हमें क्या देता है? सेफ गार्ड देता है भाई, कि जो मेजोरिटी ग्रुप वाले हैं कि कहीं डोमिनेट ना करें अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, मतलब अपना गलत जो है अपने उसका, कि भाई हम मेजोरिटी ग्रुप है तो माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट ना करें, उनको नीचा ना दिखाएं, उनकी भी कुछ इच्छाएं या उनकी भी कुछ मांगे हैं या उनके भी कुछ डिसीजन से व्यूज है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनको अवॉइड कर दिया जाए कि आप तो माइनॉरिटी ग्रुप के। हमने एग्जांपल देखा था स्कूल का, याद है, जिसमें लड़के ज्यादा थे क्लास में, लड़कियां कम थी। लड़कियां कहती कि चलो आज बास्केटबॉल खेलते हैं, याद आ रहा है? हमने चैप्टर में पढ़ा था, नहीं याद आ रहा बुक ओपन करके देखोगे याद आ जाएगा, पीछे प्लेलिस्ट वीडियो में जाना, उसमें भी मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या था वहां पे? गर्ल्स कह रही थी हमें बास्केटबॉल खेलना है, बॉयज कह रहे थे हमें क्रिकेट खेलना है। बट वो बहुत ज्यादा श्योर थे, क्योंकि मैम किसका साथ देती? जो उनकी टीचर है, टीचर ही होके वो साथ किसका दे रही? कि ऑब्वियसली डिसीजन बॉयज के साइड जाएगा, क्रिकेट खेला जाएगा, क्योंकि बॉयज की मेजोरिटी है। और गर्ल्स बेचारी उदास हो जाती है, और बॉयज लास्ट में उन्हें चिढ़ाते नहीं, ये वी हैव वॉन करके, ऐसा कुछ। तो क्या था? ये जो माइनॉरिटी ग्रुप के साथ गलत हो रहा है, ये उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनके जो व्यूज हैं, उनकी ओपिनियंस हैं, उनकी इच्छाओं को दबाया जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारा संविधान है। क्या है? तभी तो बोला है कि क्या रोल प्ले करता है, इतने सारे रोल प्ले करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, बिल्कुल भूलना नहीं। डाइवर्स ग्रुप है जो हमारे इतने सारे लोग है कंट्री में, उनके पास है पावर, अल्टीमेट पावर किसके पास ही है? पीपल के पास है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन
रोल प्ले करता है। दूसरा भाई ये इक्वालिटी की बात करता है कि सब कोई इक्वल है लॉ के सामने। कोई जो भी अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी में जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, तो उनसे भी हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। फिर जो मेजॉरिटी ग्रुप के हैं वो जब डोमिनेट करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप को, तो उनसे भी सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए और कॉमेंट में बता दीजिए। चलिए ठीक है। What are directive principles of state policy? Why have they been added to the constitution? हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये भी देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं स्टेट के, है ना, राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, निर्देशित प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं, जो निर्देश वगैरह देते हैं इस टाइप का। हिंदी में अगर देखा जाए तो स्टेट पॉलिसी में क्या है और ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्यों ऐड करके रखा हुआ है, क्यों ऐड किया हुआ है, देखते हैं। The directive principles of state policy are referred to as guidelines for the government in law making. ये क्यों यूज होते हैं? हम बोलते हैं ना कि आपका प्लीज आप हमसे बड़े हैं, या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप इस चीज में बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज मुझे डायरेक्शन दीजिए। आपने सुना है ना कि आप मुझे, मतलब आप बड़े हैं, प्लीज मुझे कुछ डायरेक्शन दिखाइए, मेरी लाइफ में कुछ दिशा दिखाइए। तो इसी टाइप का डायरेक्शन, मतलब कोई दिशा, ऐसा नहीं कि नॉर्थ बताइए, साउथ बताइए, ईस्ट वेस्ट बताइए, ये भी डायरेक्शन है, बट अदर सेंस में कि आपको निर्देश दें कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कमेंट में लिख रहे हैं कि मैम प्लीज कुछ डायरेक्शन दीजिए, आगे हम क्या करें, मैं 12th में हूं तो मैं आगे क्या करूं, तो मैं आपको बताऊंगी आप ऐसा ऐसा कीजिए, इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, है ना, या इस मतलब इस टाइप के कॉलेज में अगर आपको एंट्री चाहिए, आपको लग रहा है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना है, तो आप इस टाइप की प्रिपरेशन कीजिए, इस लेवल के कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उस टाइप की प्रिपरेशन कीजिए। तो मैं क्या दे रही हूँ आपको, दिशा दिखा रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ। तो इसी टाइप से ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो कुछ रूल्स हैं स्टेट पॉलिसी में, क्या करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, कुछ निर्देश देते हैं कि आपको अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो लॉ मेकिंग में, मतलब ये चीजें ईजी हो जाएंगी, एक आइडिया मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, लॉ मेकिंग में। अगर जो स्टेट की सरकार कुछ लॉ बना रही है, लॉज बना रही है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करेंगे, एक निर्देश दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जस्ट इसी से रेफरेंस लेके आप पे बात डाल देते हैं, या टीचर ने आपको बोला कि चिंटू या बंटू, चलो बंटू ले लेते कि बंटू तुम क्या करो, क्लास के लिए कुछ रूल्स बनाओ। ठीक है, आप रूल्स बना रहे हैं और आप ये देखेंगे कि मैं क्या हूं, मैं सीनियर हूं, मैं वहां से निकल रही हूँ जाते हुए, तो मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आप ऐसा समझ लीजिए मुझे, और आप स्टेट है, आपको रूल्स बनाने क्लास के लिए, तो आप बोलेंगे अरे मैम, मतलब सीनियर हूँ तो आप बोलेंगे अरे मैम ऐसे करके आप मुझे कुछ हेल्प कीजिए, मुझे क्लास के लिए रूल्स बनाने, कुछ लॉज बनाने की, क्लास क्या है अच्छे से चले, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब कुछ अच्छे से चले, अमन शांति से। तो मैं आपको कुछ बताऊंगी, हेल्प करूंगी। जब आप लॉज बना रहे तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं ऐसा करो तो सबके साथ न्याय होगा, ऐसा करना चाहिए, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये वाला रूल डाल दो ताकि सबके सुनी जाए, ऐसा करके कुछ जो भी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल का काम कर रही हूँ, और आप लॉज जो बना रहे हैं अपनी क्लास के लिए, तो आप स्टेट हैं समझ लीजिए। तो मैंने क्या करा, आपको हेल्प कर दी, क्या दे दिया, आपको गाइडलाइन दे दी। आप लॉज बना रहे, मैंने आपको गाइडलाइन दे दिया, ठीक है। एंड गवर्नेंस टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल, और साथ में क्या हो रहा है, लॉ मेकिंग में मैं आपको गाइडलाइन तो दे रही हूँ, साथ में क्या दे रही हूँ, पीपल के वेलफेयर, यानी आपके जो क्लासमेट्स हैं ना उनके वेलफेयर के लिए भी बातें कर रही हूँ, उनके वेलफेयर के लिए भी चीजें बता रही हूँ। सिर्फ लॉज वगैरह नहीं बता रही कि ये कानून वो कानून, जो आपकी क्लास के लिए अच्छा हो, उनके वेलफेयर के लिए, ऐसे भी रूल्स या ऐसी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक बार ये 3 लाइन रीड बाद में करेंगे, चलो पहले आगे समझेंगे, फिर मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। दे वर एडेड टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये क्यों ऐड किए गए हैं, ताकि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, सोशल सोसाइटी से इकोनॉमिक, स्टेट की इकोनॉमी, पैसे मॉनिटरी चीजों से रिलेटेड, क्योंकि भाई फंड वगैरह भी जरूरी होता है। तो अगर आप कुछ मुहिम कर रहे हैं, या कह लीजिए कुछ भी ऐसे लॉज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे स्कूल्स कॉलेज वगैरह बना रहे हैं गवर्नमेंट तौर पे, या कुछ जनता के लिए कर रहे हैं, या कुछ डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो फंड वगैरह भी चाहिए, तो इकोनॉमिक अफेयर्स से भी रिलेटेड हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड वर्क एज अ गाइड टू स्टेट, किसके लिए गाइड बनते हैं, ये किसके लिए गाइड की हेल्प करते हैं, स्टेट की, स्टेट टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द मासेस। और किस लिए भी हेल्प करते हैं कि जो भाई मासेस, मतलब जो इतनी ज्यादा भुखमरी है, पॉवर्टी है, मतलब खाने पीने को नहीं मिलता काफी जगह के लोगों को, तो उसके लिए भी क्या प्रोवाइड करता है, ऐसे गाइडलाइंस, ऐसी हेल्प या ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। कौन, किसकी बात करें हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। आया समझ में, एक बार और देखते हैं, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा अच्छे से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करते हैं, स्टेट पॉलिसी में क्या हेल्प
करते हैं, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप ऐसे लॉज बनाओगे ना तो अच्छा होगा, आप ऐसे रूल्स बनाओगे तो कभी लड़ाई झगड़ा इतना नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, ये आपने बता दी। साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी बताते हैं कि आप कैसे जो है पीपल के अच्छों के लिए, कुछ उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ काम करिए, सिर्फ लॉज नहीं बनाइए, उनके लिए कुछ अच्छे काम भी करिए, ठीक है। तो ये बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देन हमने पढ़ा कि साथ में क्या इंश्योर करता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक चीजें भी, जो रिफॉर्म्स है स्टेट के, वो भी सही से रहे, चाहे फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, मॉनिटरी टर्म्स, या सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल जो चीजों से रिलेटेड, इस पर भी हेल्प करते हैं। साथ में वो ये भी हेल्प करते हैं कि ये सब तो आप कर ही रहे हैं, कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी बोलते हैं कि ये सब तो अच्छा है, करेंगे, कर रहे हैं। साथ में स्टेट को ये भी कहते हैं कि आप इन चीजों पर भी ध्यान दीजिए, इनके लिए भी हम गाइडलाइंस, लॉज वगैरह बनाएंगे कि जो इतनी ज्यादा पोवर्टी, भुखमरी हो जाती कभी कभी, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए, उसका भी जो है इशू रिजॉल्व किया जाए, लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाए। तो ये क्या करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्शन का काम करता है, स्टेट को एक निर्देश देता है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसे लॉज बनाइए, ऐसा सॉल्यूशन है, और पब्लिक के अच्छे के लिए आप ऐसा ऐसा और करते जाइए, तो हेल्प करता है। आया समझ में? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। Dr. Bhimrao Ambedkar urged scheduled caste to join the government as well as the civil services. हमने एक पूरा कोट ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, यहाँ पे हमने देखा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे थे, याद है कि उनको लगा था कि भाई ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है शेड्यूल कास्ट वालों के लिए, पूरे जो है कंट्री के पीपल के लिए, ठीक है, बट अगर शेड्यूल कास्ट वालों लोगों की बात की जाए तो फिर भी उनको सप्रेस किया जा सकता है। क्योंकि जो ड्राफ्ट कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन साथ में बना रहे हैं, उनमें क्या है, या कुछ भी चीजें ऐसी हो रही, उनमें हाई जो है सो कॉल्ड हिंदू ऑफिसर्स भी हैं। अब भाई उनको हिंदू के प्रति इसलिए इतना था क्योंकि उनके साथ क्या था, उनके साथ अन्याय हुआ था। क्या हुआ था उनके साथ अन्याय हुआ था। उनको मतलब उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, साथ में स्कूल तो नहीं जाने दिया था, जैसे मंदिर वगैरह में भी नहीं, पानी भी नहीं लेने दिया जाता था कुएं से, तो कितनी ज्यादा उनको दिक्कत परेशानी होती थी, आप समझ सकते हैं। तो उनने इसी बेसिस पे कहा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है शेड्यूल कास्ट के लिए, अच्छी बात है, बट क्या है, फिर भी क्या करें, आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ज्वाइन करें, गवर्नमेंट की चीजें, साथ में सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन करें, तो आप अपने अकॉर्डिंगली फैसले ले सकते हैं, आपको कोई नहीं दबाएगा, आपका भी बोलबाला होगा। तो इस टाइप से इन्होंने क्या बात कही थी, ये हम देखते हैं, चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबा साहेब इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही सॉल्व किया था वेरी शॉर्ट में, याद आ रहा है, सबसे पहले यही पढ़ा था ना हमने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं। और फादर ऑफ द नेशन किसे कहते थे, वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बता ही दोगे। He was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly। क्या थे वो, चेयरमैन थे, कौन सी असेंबली के, ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर थे, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बातें हुई थी ना, हम देख रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट की थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। He believed that his participation in the Constituent Assembly helped the scheduled caste get some safeguards in the draft constitution। उनका ऐसा मानना था कि मैं खुद भी दलित मतलब शेड्यूल कास्ट से हूँ, छोटी कास्ट से हूँ, तो अगर मैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, इससे जो मेरी कास्ट वाले लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो जिनको बेचारों को दबाया जाता है, जिनकी सुनी नहीं जाती, जिनको कुछ नहीं समझा जाता, तो उनके हित के लिए कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मैं किसी कास्ट की हूँ, मैंने बचपन से देखा है कि मुझे ना पढ़ने लिखने दिया गया, मैं अगर स्कूल जाती थी मुझसे कोई बात नहीं करता था, टीचर मुझसे कभी काम करा दे कि तुम स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई मत करो, तुम तो आंगन साफ करो, क्लास बेंच साफ करो, तुम इसलिए आते हो क्योंकि तुम तो छोटी जात के हो, पानी नहीं लेने दिया जाता, मंदिर नहीं जाने दिया जाता, तो अगर मैं बड़े होकर कुछ पढ़ लिखे बन गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मुझे इतना मौका मिल रहा है तो मैं इसीलिए आऊंगी ना कि मेरी कास्ट वालों के लिए मैं कुछ करूं। तो ऐसे ही इन्होंने ये बिलीव करते थे, ही बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल्ड कास्ट गेट सम सेफगार्ड्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ जो है सेफगार्ड, कुछ प्रोटेक्शन, कुछ सेफ्टी, गार्ड का मतलब समझ रहे हो ना, सेफ गार्ड, जो हमारे लोग गार्ड करते हैं कॉलोनीज में, गार्ड बैठ रहे थे, जागते रहो वगैरह बोलते हैं, ठीक है, और खुद सो जाते हैं बाद में, ठीक है। तो वो चलो यहाँ वापस आते हैं तो क्या होता है, ये हमें बताते रहते हैं कि ये बता रहे हैं कि कैसे मतलब इनकी जरूरत थी तभी जाके, ताकि इनकी जो लोग हैं उनको भी हेल्प मिल सके, किसको, शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट, अब उन्होंने एक चीज और कही, ये तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है, बट उन्होंने अब एक चीज और क्या डाली, चलो एक चीज क्या क्या डाली उसको अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट, शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फेयर बिकॉज, ठीक है,
लॉज बन रहे हैं, इवन मैं भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ, मैं भी ड्राफ्ट करने में पूरा अपना भागीदारी दे रहा हूँ, अच्छी बात है, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। क्या है? लॉज माइट एग्जिस्ट, ठीक है, लॉज हैं, कानून बन रहे हैं, शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फेयर, बट फिर भी जो एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट एससी होता है ना, आपको एक मिनट, क्या होता है शेड्यूल कास्ट एससी, फिर भी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको एक फियर, एक डर की जरूरत है, एक डर उनके अंदर है, जरूरत नहीं मतलब एक डर उनके लिए फिर भी बना रहेगा। वो क्या डर बना रहेगा देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज वर इन द हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर। उनका ये कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये किनके हाथों में, एडमिनिस्ट्रेशन ये जो चल रहा है, जो पूरा कानून वगैरह चलेगा, जो इंप्लीमेंट वगैरह होंगी चीजें देश से रिलेटेड, तो ये आखिरकार किनके हाथ में? कास्ट हिंदू ऑफिसर। कास्ट हिंदू ऑफिसर मतलब हिंदू कास्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनके ही हाथों में मतलब देश का जो है लॉज बन रहे हैं, ठीक है, लॉज तो बन रहे हैं, ठीक है, बट एक्शन में चीजें अप्लाई हो रही नहीं हो रही है, सही गलत क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इनका फैसला ये सब करने के लिए फाइनली जो देखा जाए तो एट लास्ट भाई हिंदू ऑफिसर्स अपॉइंटेड है, हिंदू ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, चाहे सरकार से रिलेटेड हो चाहे सिविल सर्विसेज से हो, ठीक है। ही देयरफॉर अर्ज टू, इसको हटा दो, he therefore urged to schedule caste to join the government as well as the civil services। इसीलिए जो भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि ठीक है लॉज हैं, अच्छी बात है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप क्या करिए, आप भाई ज्वाइन करिए खुद से भी गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल कास्ट वाले लोग होंगे तो एटलीस्ट उनको दबाया नहीं जाएगा। लॉज बनना एक अलग बात है, देखिए कानून बनते हैं, हम देख रहे हैं कानून बने हैं कि किसी का मर्डर करोगे या किसी को मतलब किसी के अगेंस्ट, राइट के अगेंस्ट आप कुछ काम करोगे, चोरी चकारी करोगे तो आपको क्या होगा? जेल होगा। कि पर फिर भी आप देख रहे हैं चोरियां होती है, रेप वगैरह होते हैं, सारी चीजें होती है, मर्डर होते हैं, आतंकवादी का भी इशू होता है, टेररिज्म भी चलता ही है, जबकि पता है ये कानून के खिलाफ है, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी सजाएं इनके लिए, फिर भी कोई मान रहा है, मतलब नहीं मानने वाले नहीं मान रहे। तो वही बात वो कह रहे हैं कि ठीक है कानून बन गया है बट एक्शन में वो चीजें आना मुश्किल है, उसका मुझे डर है क्योंकि कास्ट हिंदू जो ऑफिसर्स है वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। इसीलिए मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ, मतलब एक वो उन्होंने अर्ज करी, क्या चीजें करी, उन्होंने बातें बताई, एक तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हो आप भी खुद से क्या करें, गवर्नमेंट ज्वाइन करें, तो आप भी गवर्नमेंट में रहेंगे तो आपका भी बोलबाला चलेगा, मतलब आपकी मतलब जो अगर कुछ गलत यहाँ हो भी रहा है, लॉज बन गए, कोई इंप्लीमेंट नहीं करे तो एटलीस्ट आपके पास भी पावर रहेगी। बात आती है पावर की तो आपके पास भी पावर रहेगी, इसलिए आप गवर्नमेंट भी ज्वाइन करिए, सरकार वगैरह में भी ज्वाइन करिए, साथ में अगर सिविल सर्विसेज है जो जनता के हित के लिए जो रहती है जॉब्स, तो उसमें भी आप आए, ठीक है, वो जॉब्स भी आप करें। आया समझ में? तो इसीलिए क्यों इन्होंने जो है अर्ज मतलब लोगों को वो करा था, पीपल को इससे इतनी रिक्वेस्ट की थी, इतना उन्हें अवेयर करा था, इसीलिए करा था क्योंकि उनको पता था कि लॉस कानून बन रहे, मैं भी हूं, बन रहे अच्छी बात है, बट स्टिल देयर इज अ फेयर, डर है क्योंकि कास्ट हिंदू ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। तो भाई मैं आपसे, जो मैं आपके कास्ट का होने के नाते मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग खुद से भी सरकार को ज्वाइन करें, अपनी पावर में आए, साथ में सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन करें। आया समझ में? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन आ गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why are the fundamental rights called so? जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्यों फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, क्या रीजन है इनका फंडामेंटल राइट कहलाने का? देख ओके, Why are the fundamental rights called so? अब इसका आंसर हम देखते हैं। The rights guaranteed by the Indian Constitution are known as fundamental rights. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है भाई? गारंटी देता है, हमारे अधिकार को बचाने की गारंटी देता है। ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमारे अधिकार हैं। अगर इनको कोई इनका खनन करता है, वॉयलेट करता है, इवन स्टेट भी, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके जो अगेंस्ट है सेफगार्ड प्रोवाइडेड है। किन से? कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने एक पढ़ा था ना, एक जो राइट टू ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करके हमने पढ़ा था कि अगर क्या है स्टेट भी हमारे क्या है वॉयलेट करेगा हमारे जो राइट को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे उसमें, हम ये करेंगे कि भाई हम जो है कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि जो हमारा राज्य है वो हमारी सुन नहीं रहा है, हमारे अगेंस्ट है, तो हम ये सब अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बात आ जाती है, वापस यहाँ आते हैं। The rights guaranteed by the Indian Constitution are known as fundamental rights. जो भी राइट, जो भी अधिकार हमें कौन देता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार जो भी देता है, ये क्या कहलाता है? ये फंडामेंटल राइट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फंडामेंटल राइट, हमारा जो बेसिक अधिकार है वो कहलाता है। बिकॉज दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल लॉ, क्योंकि किसमें इंक्लूडेड है? हमारे फंडामेंटल लॉ, जो हमारे लिए लॉज बनाए गए हैं, जो हमारे हित के लिए कानून बनाए गए हैं, उसमें ये क्या है, ये जो बातें हैं इंक्लूडेड है, सम्मिलित है, शामिल है।
आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया फटाफट से बता दो। द राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। जो भी राइट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो क्या है, हमारे बेसिक अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और ये कहाँ इंक्लूड है, कहाँ मेंशन है, फंडामेंटल लॉ में इंक्लूडेड है, मेंशन है, ठीक है। देन whenever the rights are violated, the Supreme Court and the High Courts have the power to grant remedies. जब भी कभी क्या होता है, whenever the rights are violated, जब भी कभी हमारे अधिकार का खनन होता है, वायलेट होता है, the Supreme Court and High Courts have the power to grant remedies. किनके पास पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पूरी पावर होती है, किस लिए, हमारे अधिकारों के साथ जो खनन हुआ है हमारे अधिकारों का, उसके लिए हमें सॉल्यूशन, रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए। पूरा अधिकार किस पे होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे, पूरा उन पे अधिकार है। मतलब अगर मैं माइनॉरिटी से हूँ, मुझे दबाया जा रहा है, मेरी कहीं बात सुनी नहीं जा रही, ठीक है, और साथ में क्या है, सरकार भी नहीं सुन रही मेरी बात, स्टेट भी नहीं सुन रहे, जो मेरे यहाँ के पार्षद है उन्होंने नहीं सुना। अगर मैं जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ हुआ, सीएम तक मैंने अपनी बात भी पहुंचाई, तो उन्होंने भी वादा करा बट पूरा नहीं करा, अभी भी मेरे को सप्रेस किया जा रहा है, मेरे को मेरे व्यूज नहीं कोई सुनता है, कहीं भी मैं जा रही हूँ तो मतलब क्योंकि मैं माइनॉरिटी ग्रुप की हूँ तो मेरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी भी कुछ डिजायर है अपनी सरकार के प्रति कि भाई वो मेरे लिए कुछ अच्छा करे, चाहे वो मेरी जॉब से रिलेटेड हो गया, चाहे मेरी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, चाहे मेरे एरिया की जैसे गंदगी है, साफ सफाई है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर उससे रिलेटेड स्टेट काम नहीं कर रहा है तो यानी मेरी बातों का, मेरे राइट का खनन हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकती हूँ। वो पूरा उनके पास राइट है, और उनके पास क्या है, उनके पास भी अधिकार है, पावर है मुझे रेमेडीज से क्या है, मेरी रेमेडी मतलब रेमेडीज देने की, मुझे सॉल्यूशन देने की, ठीक है। ऑल सिटीजन्स कैन क्लेम दीज राइट्स, कोई भी सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, वो ये राइट को क्लेम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट को क्लेम कर सकते हैं, किस लिए, फॉर सिक्योरिंग देयर वेलफेयर एंड इनरिचिंग देयर पर्सनालिटी, अब जो है अपनी सिक्योर करने के लिए, क्या, अपने अच्छे के लिए, अपने हित के लिए, अपने वेलबींग के लिए, और खुद की पर्सनालिटी को इनरिच करने के लिए, ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, कौन, ये जो सिटीजन है, सारे सिटीजन, क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री, तो सारे ग्रुप के, कोई भी ग्रुप के हो, औरत आदमी नहीं, कुछ भी जो भी हो, सबको अधिकार है अपनी बातों को, अपने जो है राइट्स को, अगर कुछ वायलेट करता है तो उसके लिए लड़ना, अपनी बात रखना। तो इसीलिए क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स, क्यों इसीलिए फंडामेंटल राइट्स कहा जाते हैं, हमें जो अधिकार है इतने फायदे पहुंचाता है कि अगर स्टेट भी हमारे अगेंस्ट में आया तो हम जाके लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने जो है अपील पेश कर सकते हैं, और हमें इसका सॉल्यूशन पूरा मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What did A.K. Iyer remark when the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise? A.K. अय्यर कौन थे, मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, किसके मेंबर थे A.K. अय्यर, A.K. अय्यर मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अडॉप्टेड द, जिसने, और उन्होंने क्या अडॉप्ट करा था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, माय क्वेश्चन टू यू, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? कमेंट में मुझे क्या आप रिप्लाई दे सकते हैं, गलत ही सही, एटलीस्ट रिप्लाई, आई वॉन्ट योर रिप्लाई, राइट और रॉन्ग कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट एटलीस्ट ये हो कि दैट यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस वर्ड। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कुछ ऐसा था कि 18 और 18 से अबव साल के लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्या है, उनको वोट देने का अधिकार है। औरत, आदमी, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई अमीर है, गरीब है, गांव से है, शहर से, हमें कोई मतलब नहीं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 18 या 18 साल से ऊपर के, अगर हम 18 और 18 से अबव हैं, तो हमें क्या है, वोट देने का पूरा अधिकार है, हमें वोट देना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कहता है ये, कौन कहता है ये, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में मेंशन है, इसके बारे में यही मतलब है इसका। आया समझ में? चलिए, तो A.K. अय्यर क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो अधिकार जो अडॉप्ट करा इन्होंने प्रिंसिपल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, तो इससे रिलेटेड एक रिमार्क है किसका, A.K. अय्यर का, तो वो क्या कहते हैं देखते हैं। इसको रब कर देते हैं। एटीन और 18+ ये लिखा है ताकि आप लोग भूले ना, ठीक है। When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise, जब Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise, यह हमने देखा है
कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है सॉरी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है अडॉप्ट किया। अब ए.के. अय्यर अ मेंबर ऑफ द असेंबली, वो क्या है, ए.के. अय्यर मेंबर है, किसके मेंबर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। किसी एक या दो ने तो बना ही नहीं है, काफी सारे मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो ए.के. अय्यर भी वन ऑफ देम है। रिमार्क दैट दिस वॉज डन विद एन अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन। वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, उनका रिमार्क क्या है कि भाई ये जो हुआ है, जो प्रिंसिपल हमने सेट किया है, कौन सा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, किस बेसिस पे किया है हमने, कि जो कॉमन आम आदमी है उसके, उन पर भरोसा रख के, उन पर हमने हमारा फेथ दिखाया है, आम आदमी पे हमने अपना भरोसा रख के ये जो प्रिंसिपल है बनाया है। क्यों भरोसा रखा है, एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, और जो हमारा सक्सेस है डेमोक्रेटिक रूल, जो अब हमें, जो हमारा आज़ाद भारत है, जो हमारा स्वतंत्र देश है, उसके जो सक्सेस के लिए भी हमने कुछ, इसीलिए हमने रूल बनाए। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए आज़ाद भारत। आज़ाद भारत मतलब सबको आज़ादी, गरीब अमीर बच्चा बूढ़ा सबको आज़ादी हो, सबको अपने मन के करने का पूरा अधिकार हो, तो इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बनाया था कि आप वोट दे सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो हमने किस बेसिस पे किया, हमने एक आम इंसान पे, जो कॉमन मैन में फेथ दिखाया है। एंड इन द बिलीव दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज विल ब्रिंग, अब ये तो जो उन्होंने दिखाया कि इन्होंने क्या बिलीव करके भाई ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चीज़ें डाली, अडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, क्या सोच के डाली है, विल ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड प्रमोट द वेलबींग ऑफ द कॉमन मैन। हमने यही भरोसा करके इतनी जो इनके लिए प्रिंसिपल बनाया है कॉमन मैन के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का वोट देने के अधिकार का 18 से 18 के अबव को, ताकि जो कॉमन मैन है अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव इतने सही से सोच समझ के अपने कैंडिडेट चुने, ताकि उनका जो समाज है, जो उनका जो नेशन है, वो खुशहाल रहे, पीस रहे, और क्या हो, साथ में इनलाइटनमेंट मतलब एक अच्छी रोशनी उन्हें जिंदगी में मिले, साथ में जो है पूरे वेलबिंग, पूरी सोसाइटी है उनकी कंट्री के वेलबिंग के लिए ये चीज़ें हमने की, ताकि जो हमारा डेमोक्रेटिक रूल है, जो हमारा सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो आज़ाद भारत है, उनमें सब क्या खुशहाल रहे, एक उम्मीद की रोशनी, एक अच्छी रोशनी जागी रहे, बनी रहे। ठीक है, तो इसीलिए क्या था, उन्होंने कि उनका ये रिमार्क था किसके लिए, कॉमन मैन पे उन्होंने फेथ दिखाकर ये प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया गया। 18 और 18 अबव वाले जो वोट दे सकते हैं, उससे क्या रिलेशन है, उससे रिलेशन ये है कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है ये जो कैंडिडेट है आपके देश या आपके हित के लिए अच्छा करेगा, तो आप उसको बिल्कुल वोट दीजिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे, और ये फेथ दिखाकर ही तो उन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है। अगर मैं मेरे मन के जो नेता है उनको वोट दे सकती हूँ, तो यानी मेरे को आज़ादी किसने दी, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है मुझे आज़ादी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रूल बना के हमारे लिए रखा है कि आपको आज़ादी, आप अपने जो है कैंडिडेट चुनिए, जो क्या करे, आपके हित के लिए, आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाए, आपकी सोसाइटी, आपके नेशन में रोशनी लाए, और सबके वेलबींग के लिए काम करे। तो ये हम पे भरोसा दिखाया है कि नहीं दिखाया, हम पे जिम्मेदारी दी है या नहीं दी? जी हाँ, बिल्कुल दी है। तो यही रिमार्क किसने करा है, ए.के. अय्यर ने मेंशन किया था, किसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम, जो किसको क्रिएट करा था, जो प्रिंसिपल से रिलेटेड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। What are the functions of a constitution? Why do we need a constitution? अगर हम बात करें कि फंक्शन क्या है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शन है, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है, मतलब सेम ही मतलब है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है, साथ में हमें क्या नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें क्यों ज़रूरत है भाई कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों इतना हम कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल लगे, 300 लोगों ने अपनी जो है मेहनत झोंकी है, क्यों, क्या ज़रूरत है, देखते हैं क्या ज़रूरत है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ स्टेट। अगर राज्य की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ ऑल द मोर क्रूशल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ है, जो लोकतांत्रिक सोसाइटीज़ हैं, समाज है, उनके लिए क्या है, ये क्रूशल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ रीजंस हैं जो हमें बताता है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की क्यों ज़रूरत है। वैसे तो हमें पता है, हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, बट देखते हैं। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ अ कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स मतलब वो स्टेट वाला स्टेट्स नहीं कि राज्य, स्टेट्स मतलब कहता है, एक स्टेटमेंट, एक बात कहता है। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है, द आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री, इट्स पीपल
एस्पायर टू लिव इन मतलब ये क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडियल्स बताता है, कुछ तरीके बताता है, कुछ एक तरीके के आइडल चीजें हैं जिससे हमें जो जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब ये कि एक जो नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, वो क्या है, एक चाहता है कि भाई हमारा देश इस टाइप का हो, एक उसकी उम्मीद रहती है, एस्पायर करता है। आप खुद भी करते हैं कि हमारा जैसे कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो, जो इतने रेप हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, वो ना हो, इसीलिए जो लॉज या कानून है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना। या हमारा जो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, आप ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो आप ही सुन के आप ही कहते हैं ना कि मेरा ये है कि आइडियल्स बहुत अच्छा है, इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है कि भाई मैं एक उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो कंट्री है, जो जिस देश पे मैं रह रहा हूँ, वो अच्छे से हो, अमन शांति से हो। तो क्या बताता है कि काइंड ऑफ अ कंट्री, बताता है कि बेसिस ऑफ अ काइंड ऑफ अ कंट्री, कैसा देश होना चाहिए, जो उसके पीपल क्या करते हैं भाई, उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर पीपल, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं कि ऐसी लाइफ हमें जीनी है इस कंट्री में, अमन शांति चैन की, तो ऐसे आइडियल्स कौन सेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है, ठीक है। It gives a set of rules and principles that all persons residing in a country can agree upon. ये क्या बताता है, ये ऐसे rules क्या बताता है, It gives a set of rules and principles that all persons residing in a country can agree upon. ये कुछ ऐसे rules, ऐसे principles बताता है जिसमें जो country में reside कर रहे हैं लोग, रह रहे हैं, हम बोलते हैं रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंसी, जहाँ लोग रहते हैं, रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, तो वो लोग जो उम्मीद करते हैं, तो उनके लिए सेट रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेट करे, तो क्या है जिस पे लोग अग्री होते हैं। ऐसे रूल्स कौन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तभी तो जैसे रूल बनाए हैं कि ट्रैफिक सिग्नल का रूल हो गया कि हेलमेट पहन के जो नहीं जाएगा उसको रोक लिया जाएगा, चालान कटेगा। तो क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं, ये अच्छी चीज़ है, हाँ बिल्कुल अच्छी चीज़ है, आपको ही पता है। अगर कोई कार चला रहा है जिसने जो बेल्ट नहीं लगाई, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, अगर कुछ भी ब्रेक लगता है, एक्सीडेंट होता है, एकदम से आपको लग सकती है, एकदम से हिट हो सकते हैं आप मिरर से, जो कांच है सामने फ्रंट, या आपको ऐसे लग सकती है कार में, तो क्यों लगाते हैं सीट बेल्ट। आपको कहीं कुछ दिक्कत ना है, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए तो एटलीस्ट आप सीट पे ऐसे रहें, एकदम से आप ऐसे ना टकराएं, तो क्यों है सीट बेल्ट। क्या आपको नहीं लगता अच्छा, बिल्कुल अच्छा। चोरी चकारी हो रही, रेप हो रहे हैं, या कानून बने हैं टेररिज्म के लिए या मर्डर्स के लिए, हाफ मर्डर्स, जो भी चोरी चकारी के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता है सही है, ये जो कानून बने, लॉज बने, बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन, इस पे आप अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो जनता है, कोई भी अग्री कर रही है या नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। तो उन्हें पता है जो आइडियल सेट करें, जैसे हम उम्मीद करते हैं अपने देश की, उसके लिए बहुत सही है, ठीक है। एंड ऑल्सो शेप द वे इन विच दे वॉन्ट देयर कंट्री टू बी गवर्न। और क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा शेप मतलब ऐसा प्रॉपर उसने बता रखा है, एक ऐसा आकार बना रखा है चीज़ों का कि भाई जैसा जो कंट्री के लोग हैं चाह रहे हैं कि कंट्री को ऐसे ही चलाया जाए। कैसे चलाया जाए, जो रूल्स बने हैं, जो लॉज बने, चाहे हमने जैसे हेलमेट का एग्जांपल ले लिया, हमने ड्राइविंग सीट बेल्ट का एग्जांपल ले लिया, हमने रेप वगैरह मर्डर्स का एग्जांपल ले लिया, तो आपको पता है ना ये सही है, रूल्स एंड रेगुलेशन सही है। इसी तरीके से कंट्री को चलना चाहिए, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, बिल्कुल सही है। आया समझ में। तो इसीलिए भी हमें पहला जो रीजन है, इसलिए भी जरूरत है किसकी, क्या हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, तो पहला रीजन ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड, इट डिटरमिन्स द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। साथ में क्या बताता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। इट डिटरमाइंस द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि कंट्री का, देश का एक पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम कैसा है। हमने देखा था, जैसे नेपाल का एग्जाम्पल हमने देखा था, मोनार्की, राजतंत्र है, फिर उसके बाद क्या चाहिए था उन्हें, लोकतंत्र चाहिए था, प्रजातंत्र चाहिए था, है ना, डेमोक्रेसी चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन से कि कैसा जो हमारा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री का। जैसे हमारा डेमोक्रेटिक रूल, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, सबको इक्वल राइट है, जनता को, ठीक है। इट गिव्स द गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग इन द कंट्री। साथ में क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस, ऐसे कुछ भी निर्देश, इन मतलब रूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं कि कंट्री के लिए कैसे डिसीजन जरूरी है, किस टाइप के डिसीजन हम ले सकते हैं। अगर हमारा जो देश है प्रजातंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है, लोगों को अधिकार है अपनी काम करने का, इक्वल राइट से हर काम को करने का, कोई भी किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं, या रिलीजियस चीजें परफॉर्म करेगा, जो भी करेगा, बस गलत काम ना करे तो उसके सजाएं हैं, और अगर सही कर रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कैसे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, ठीक है। थर्ड, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। हमारी सोच से ही, हमारी अगर कभी हम भावनाओं में बह के गलत सोच लेते तो खुद से बचाने के लिए भी क्या करते हैं, हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। खुद से ही खुद को बचाने के लिए सेफ गार्ड कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन।
It guards against taking any decision in haste or whim that might affect the larger interest. और ये क्या बताता है हमें, ऐसे डिसीजन जो हम जल्दीबाजी में या हम जल्दीबाजी में या गुस्से में या दुख में या रोते हुए इमोशनल होकर ऐसे जो भी डिसीजन ले लेके अब तो मैं ऐसे ही करूँगा ऐसा हो जाएगा, तो उससे भी हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हम गुस्से आवेश में आके ऐसा कुछ कर लेंगे, बाद में क्या है उसका लंबा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जाम्पल ले लो, कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसा न्यूज़ में कि दो दोस्तों की लड़ाई हुई या आपस में सोसाइटी में लड़ाई और किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मार दिया, या बाद में बदला लिया और मर्डर कर दिया। आप ये भी देखते हैं कि जैसे ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि भाई लड़के हैं लड़कियां आपकी एज के, आप लोग देखते हैं बहुत गलत है कि आपस में जैसे कंपटीशन का हो गया कि वो फर्स्ट आया, उसके बाद जल के उसने मतलब या खुद ने प्रॉब्लम हुई कि यार मैं फर्स्ट क्यों नहीं आ पाया, तो यानी उस फ्रेंड को कुछ कर दिया है ना, यानी उसको उसका मर्डर करने चले गए या सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करना भी कानूनी जुर्म है, तो सुसाइड कर लिया। तो ये सब क्या है, ये अगर आप ये सोचोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं तो मर ही जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में आएगा, अगर मैं सोचूंगी भावनाओं में आके बह के, तो मैं ये बोलूंगी कि अरे यार अब मुझे नहीं जीना। बट अगर मेरे माइंड में आएगा कि नहीं ये तो कानूनी जुल्म है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 10 बार सोचूंगी। या मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, अब मुझे लग रहा है कि भाई मेरे जो कोई है पड़ोस में काफ़ी पैसे वाले लोग हैं और मेरे उनके घर आना जाना है और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बहुत इमोशनल हूँ या मेरे घर में कोई बीमार है। अब अगर मैं चोरी करूँ, अगर कानून वानून कुछ नहीं हो, मैं बिंदास चोरी करके आ जाऊँ, बट अगर मुझे लग रहा है कि कानून है तो मैं 10 बार सोचूंगी और मैं खुद को गलत करने से रोकूंगी। ठीक है, गलत कर लिया तो फिर लंबी सजा तो मिलेगी, बट रोकूंगी किस बेसिस पे, क्योंकि मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज एंड रूल्स बने हुए हैं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे को मिलेगी लंबी सजा। तो हमारी सोच जो हम कभी दुख में आके या आवेश में आके गुस्से में आके ले लेते, तो इसीलिए हमारी सोच से ही हमें प्रोटेक्ट करता है कौन, संविधान। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। आया समझ में ये आंसर? आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और कमेंट करके भी मुझे बता दो। What are the fundamental rights given by the Constitution of India? Explain briefly. छोटे मतलब ब्रीफली, ज्यादा बहुत ज्यादा एलैबोरेट करके नहीं, छोटे उसमें कम उसमें हमें क्या करना है, जो भी बेसिक अधिकार हमें किसने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारत के संविधान ने जो भी हमें राइट्स दिए उनको क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किसी को कोई याद है कौन से अधिकार हैं? हमने तो अभी पढ़ते पढ़ते काफी सारे राइट्स के नाम ऐसे ही चलते फिरते ले लिए, तो कुछ याद आ रहा हो तो फटाफट से कॉमेंट में बताओ। 5 सेकेंड का मैं वेट करूंगी। चलो 10 सेकेंड्स दिए, क्योंकि 6 है ना, ये भी मैंने बता दिए 6 हैं। चलो ये भी मेरे मुंह से निकल गया 6 हैं। 6 ही है ना कि 4 हैं या सिर्फ 2 हैं? शायद 2 हैं सिर्फ। चलो फटाफट वेट करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। चलो पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, द 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो ये याद रख लो कितने राइट्स मिले हमें, 6। 6 फंडामेंटल राइट्स वी हैव प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कितने? 6। ये तो बिल्कुल ही मत भूलना, 6 राइट हमें मिले, 6। ओके, पहला देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है एक समानता का अधिकार। देख लेते हैं, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने हर कोई इक्वल है। 7th में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं 7th में नहीं पढ़ा था, आप 7th में आपने भी पढ़ के आए होंगे, किस बारे में, इक्वालिटी के बारे में। एक चैप्टर था आपका इक्वालिटी का, आपने पढ़ा होगा कि कैसे जरूरी है, कानून के सामने सब एक बराबर है। तो यही है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब एक बराबर है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। सेक्स मतलब जैसे कोई औरत है तो आपको जॉब नहीं करने दी जाएगी क्योंकि आप औरत हो। अगर आदमी है, वो अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, कुकिंग करना चाह रहा है, तो नहीं आप तो आदमी हो, आप क्यों कुक कर रहे हो, औरतों का काम है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं आपको रोक सकता, आप इक्वल हो, आपको जो करना है आप बिल्कुल कर सकते। कोई आदमी सिलाई बुनाई का काम अच्छा करता है, कोई औरतें जो है पायलट बन रही है। देखिए अब तो रेलगाड़ी जो ट्रेन की ड्राइवर भी बन रही है, कितना ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन जो है अपने आप को नारी सशक्तिकरण बोलते हैं, नारी खुद को प्रूव कर रही है। ठीक है, तो और ऐसे कोई बहुत से काम है जिसमें आदमी है जो औरतें करती हैं, तो क्या नहीं कर सकते? यही इक्वालिटी का अधिकार है, बिल्कुल कर सकते, कोई नहीं रोकेगा। हमारे पास राइट टू इक्वालिटी कौन कह रहा है? ये हमारा फंडामेंटल राइट कह रहा है कि किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, आपको अनइक्वल कोई ट्रीट नहीं कर सकता, आप बिल्कुल इक्वल हैं। तो ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब एक बराबर हैं। कोई भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा या होगा, इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट की तरफ से भी। स्टेट की गवर्नमेंट मतलब समझ जाइए, आया समझ में? ये आपका फर्स्ट है, राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। किस टाइप की आज़ादी? दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कैसा राइट? आपको अपनी बात रखने का, एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। अगर आपको लग रहा है आपकी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, अब आपको बोलने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा, तो जो एमएलए के घर के सामने
या कहीं किसी मंत्री के घर के सामने आपको धरना देना है, आपको आप बहुत परेशान है, आपको अपनी बात कहनी है, या कोई नेता आए आपको उनसे बात कहनी है, तो आप नहीं कह पाएंगे अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम नहीं है। बट राइट टू फ्रीडम दिया है, बिल्कुल कहिए। आप फालतू बातें नहीं, फालतू बातें तो फिर अलग ही बात हो जाती है। आपको जरूरत है, आप परेशान है अपनी बात, या आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि आप कुछ नेताजी को अच्छी कोई राय दे सकते, ओपिनियन दे सकते, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपको अधिकारी तो है बोलने का और खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद के ओपिनियंस और व्यूज को रखने का। The right to form associations, the right to move freely. एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं आप कहीं भी जा सकते हैं, कंट्री के किसी भी कोने में आप घर ले सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा। आप एमपी के हैं तो यूपी में मत रहिए, आप बंगाली हैं बंगाल के हैं तो आप पंजाब में मत रहिए, कोई नहीं कह सकता, ठीक है। एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप रिजाइड कर सकते हैं किसी भी कंट्री के पार्ट में, जैसे कि मैंने कहा। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, आप चाहें कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन और बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने जो मतलब अकाउंटेंट है तो वो पुलिस में नहीं जा सकता, जो पुलिस में है तो आर्मी में नहीं जा सकता, जो आर्मी में है उसको लग रहा है मुझे बैंक के एग्जाम्स देना है, मुझे जो है बैंक का मैनेजर बनना है, उसके एग्जाम्स देना है, उसकी पढ़ाई करना है, तो वो नहीं दे सकता। नहीं, आप कुछ भी काम करिए, कोई कुछ नहीं रोकेगा। आप कुछ भी बिजनेस करिए कि बस यही बिजनेस हो सकता है, दूसरा नहीं करिए, नहीं, किसी भी प्रकार का बिजनेस, कोई भी प्रकार का ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं, आप अपनी बातों को कह सकते हैं। क्या है, आपको राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत मिला हुआ है। आया समझ में, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। चलिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज वर्किंग इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस आर प्रोहिबिटेड, मतलब बिल्कुल बैन है, मना है। क्या मना है, पहले तो ये समझते हैं, चाइल्ड लेबर एंड चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स, मतलब क्या है कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबसे पहले तो ये समझते हैं, बहुत ही बेकार खतरनाक चीज। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में औरतें, बच्चों को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, गलत पर्पज से बेच दिया जाता है, पैसा कमाने की पर्पज से दूसरी कंट्री या दूसरे शहरों में ऐसे गलत जगहों पे गलत लोगों के पास बेच दिया जाता है, फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है। वो आप समझदार है, आप समझते हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो होता है। तो ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके अंडर आता है अगर ऐसा कुछ हो रहा है। देन फोर्स लेबर, जबरदस्ती आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा काम नहीं करना चाह रहा, जबरदस्ती उससे ईंट पत्थर उठवाए जा रहे हैं, कोई भी काम करा जा रहा है, चाहे घर में कोई बच्ची वो बाई का काम कर रही, जबरदस्ती नहीं भी चाह रही, जबरदस्ती उसकी माँ हो गई या कोई भी हो गया, उससे जबरदस्ती काम करा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छुड़वा के उसको रोटी बनवा रहे हैं, किसी के घरों में झाड़ू पोछे का काम कर रही, तो फोर्स लेबर हो गया। साथ में जो भी चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज, अगर उन्हें ये सब वर्किंग कर रहे हैं, कहाँ पे, हैजार्डस ऑक्यूपेशन, ऐसे कामों में जो उनकी जान के लिए बहुत ही खतरनाक है, कचरा वगैरह बीनते हैं, आग वगैरह के पास जाते हैं, ऐसे कांच वगैरह बीनने वाले, कितना गंदा है, उनके लिए हेल्थ के लिए भी कितना बुरा है, ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से ही मना है, प्रोहिबिटेड है। ये क्या है, किसके अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। आया समझ में, चलिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रीडम यानी आज़ादी, रिलीजन यानी आपको कुछ भी, आप किसी भी धर्म के हैं, आपको अपना जो है रिलीजन उसको बढ़ाने का, उसको सेलिब्रेट करने का, उसकी फेस्टिविटीज़, कस्टम, फेस्टिवल्स मनाने का आपको पूरा अधिकार है। तो क्या है, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, मतलब जो भी रिलीजन है, जो भी इनका रिलीजन है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म है, सिख ईसाई धर्म का, जो भी अपना रिलीजन परफॉर्म करे, आप किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, कोई आपको रोकेगा नहीं। होते ना काफ़ी लोग जैसे बन जाते किसमें, बुद्धिज्म वगैरह वाले, जैसे हमने देखा कन्वर्ट हो जाते जैनिज्म में, वो बिल्कुल कर सकते हैं। आया समझ में, नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन से, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के, किससे रिलेटेड, हमारे कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड। कल्चर, जो भी आपका कल्चर है, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, सिख कल्चर, ईसाई कल्चर, ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आर फ्री टू सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज में है, किसी भी धर्म के हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, क्या है, आर फ्री टू सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए पूरी उनको आज़ादी, कोई कुछ नहीं रोकेगा। अगर मैं हिंदू धर्म की, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ अपनी जो धर्म को प्रिजर्व करना है, अपने कस्टम को प्रिजर्व करना है, कि मुझे लगता है कुछ हिंदुत्व को बचा के रखना है, या उससे रिलेटेड बच्चों को मैं शिक्षा दीक्षा का काम दे रही हूँ लोगों को, तो वो मैं कर सकती हूँ, कि मैंने कोई बिल्डिंग बनाई और उसमें ये सब मैं कर रही हूँ, कोई मुझे रोकेगा नहीं। कोई भी धर्म का हो, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम धर्म का, अगर उन्हें लग रहा है हमें कुछ करना है तो वो करवा सकते, कोई नहीं रोकेगा। जैसे मदरसेज वगैरह ओपन रहते हैं ना, ये हिंदूज की शाला वगैरह ये सब ओपन रहती है, तो आप बिल्कुल ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। एजुकेशन पर्पज से हो गया, या आपको अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के पर्पज से हो गया, तो आप ये सब कर सकते हो, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप द कल्चर। हर कोई चाहता है हमारा कल्चर बचा रहे, प्रिजर्व रहे, डेवलप रहे, तो इस बेसिस पे आप अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हो, ठीक है।
right to constitutional remedies. A citizen can move court if he or she believes that any fundamental right has been violated by the state. जैसे कि मैं कई बार बता ही रही थी कि कोई भी सिटीजन हो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में। हमने देखा था ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है आपको हल रेमेडी प्रोवाइड करने की। बट आपको रेमेडी चाहिए क्यों? आपको रेमेडी इसलिए चाहिए क्योंकि भाई जो आपका स्टेट है ना, जो आपका राज्य, वो आपके जो राइट्स हैं उनका खनन कर रहा है, उनको वायलेट कर रहा है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है बट आपको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको फ्रीडम नहीं है, आप किसी दूसरे शहर से आए हैं और आपको इस शहर में रहने नहीं दिया जा रहा, और आपने बात करी तो भी कोई आपकी सुन नहीं रहा है, तो ये क्या है? ये आपके राइट्स का खनन हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? स्टेट में हो रहा है। तो आप अपने स्टेट के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जाके कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो है केस दायर कर सकते हैं। तो क्या होगा? यानी आपको क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अगेंस्ट आपको अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आपको क्या करेंगे? इसकी रेमेडीज प्रोवाइड करेंगे। कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हमने एग्जाम्पल देखा था ना, तो वैसे ही मतलब अगर स्टेट हमारे किसी भी राइट को के अगेंस्ट है तो आप कोर्ट में जाइए, अपील कीजिए कि नहीं सुनाया गया, भाई हमारा राइट है, इन्होंने नहीं माना, तो मुझे अब मैं केस लड़ूंगा इनके अगेंस्ट, जो है मुझे सॉल्यूशन चाहिए, आप दिलवाइए सॉल्यूशन। तो ये थे आपके सारे 6 राइट। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी बता दीजिए। इसी के साथ आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, जितना हो सकता था मुझसे, कि आपको कुछ भी डाउट ना रहे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेस है। कैसे? बिल्कुल फ्री, हाई क्वालिटी के भी और अच्छे 100% फ्री आपको अवेलेबल है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।